हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्टडी साइंस। और आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। दैट इज, आर दे फ्रेंड्स और आर दे फो। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो का मीन्स होता है छोटा। तो वो ऑर्गेनिज्म जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, जो बहुत ही छोटे हैं, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब कहते हैं। उनके लिए हम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट इज माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास जनरली बड़े माइक्रोब्स के लिए होता है, जैसे कि फंगस, और छोटे माइक्रोब्स के लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप, बिकॉज उसकी फोकल लेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है। सो मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 5 क्लासेस, जिनका नाम है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, एल्गी एंड वायरस। मेनली दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोस्तों वो होता है जो कि एक ही सेल का बना होता है, बट some organism, that is fungus, they are made up of more than one cell, they are multicellular organism. बैक्टीरिया, व्हाट इज बैक्टीरिया? बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है। प्रोकैरियोटिक सेल एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल होता है जिसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती है। दोस्तों, इनका जेनेटिक मटेरियल भी साइटोप्लाज्म में ही होता है और खुला डुला होता है। इसका कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड इनकी ऑर्गेनेली नहीं होती है। दे मे बी यूजफुल और दे मे बी हार्मफुल। यूजफुल इन द सेंस, मैनी प्रोबायोटिक्स आर मेड अप ऑफ गुड बैक्टीरिया। बहुत सारे लिविंग बैक्टीरियाज होते हैं प्रोबायोटिक में जो कि हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं। एंड दे आर हार्मफुल बिकॉज दे मे कॉज सम डिजीजेस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस। दोस्तों, टीबी को कौन नहीं जानता। टीबी के लिए तो सरकार ने भी अपना मिशन चलाया हुआ है जिसे हम डॉट्स कहते हैं, आपने सुना ही होगा। सो टीबी भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरिया 4 टाइप के होते हैं, बेसिलस, विब्रियो, कोकाई एंड स्पाइरुला। बैक्टीरिया सब कहीं प्रेजेंट होते हैं, वो हवा में है, वो पानी में है, वो हमारी बॉडी में भी है, पर हमें वो दिखते नहीं है। सो बैक्टीरिया सब कहीं हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बियर कर सकते हैं। वो लो टू लो टेम्परेचर एंड हाई टू हाई टेम्परेचर बियर कर सकते हैं। दोस्तों, वो बर्फ़ में भी रह सकते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी में भी अपने आप को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फंजाई। फंजाई क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिके मैटर पे पैदा होते हैं, उन्हें हम फंगाई कहते हैं। फंगाई दोस्तों, आप जनरली बारिश के मौसम पे बहुत बड़ी बड़ी फंगस, मशरूम देख लोगे। ये सब फंगाई होती है और ये सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म होता है। सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिके मैटर पे पनपता है, यानी कि पैदा होता है। फंगाई के स्पोर्स हवा में प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स, और जैसे ही उन्हें मॉइस्चर मिलता है वो वहाँ पे जाकर अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, वो अपने आप को बड़ा करना शुरू कर देते हैं। फंगाई मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है एक्सेप्ट यीस्ट। मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, और पर इनमें यीस्ट नहीं है। यीस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर फंगाई है एंड इट इज़ माइक्रोस्कोपिक। यीस्ट हम यूज़ करते हैं बहुत ही इंडस्ट्रीज़ में, कमर्शियल यूज़ होता है यीस्ट का फॉर प्रोड्यूसिंग अल्कोहल, वाइन, विनेगर एटसेट्रा। प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दोस्तों, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। यूकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली से बने होते हैं। दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड cell and for different function they have different organelles. They protozoans are heterotrophic in nature. They may be parasitic and they live independently. For example, amoeba, paramecium and euglena. Algae. Algae are photosynthetic eukaryotic organism. दोस्तों, ये भी एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, बट it is photosynthetic, so they are autotrophs and they can make their own food. They are predominantly aquatic. वो aquatic होते हैं नेचर में, वो पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है स्पायरोगैरा एंड कैलिमाइडोमोनास। वायरस।
वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है फ्रेंड्स, पर ये डिफरेंट होता है बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन द सेंस इसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी नहीं होती है। वो लिविंग सेल के अंदर जैसे ही अपने होस्ट के अंदर जाता है, या ये भी पैरासिटिक होते हैं, और ये होस्ट के अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर जैसे ही जाते हैं तो वहाँ रेप्लिकेट करना शुरू करते हैं। सो इट इज़ डेड आउटसाइड एंड लिविंग इनसाइड द लिविंग सेल। Example rubella, Zika, AIDS, etc. So viruses mainly cause diseases. It is pathogenic in nature. So friends, question arises here is where do microorganisms live? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है इसका यीस्ट और अमीबा। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही सेल के बने होते हैं, और मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर फ्रेंड्स वो होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेल से बने होते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल है फंगाई। फंगाई हम अपनी नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, जैसे कि ब्रेड के ऊपर फंगस जमा हो जाती है दोस्तों, तो हम उसे देख सकते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म हैज़ ग्रेटर बियरेंस पावर। माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत ही ज़्यादा बियरेंस पावर होते हैं। वो लो टू लो टेम्परेचर, इवन वो बर्फ़ में भी अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं, एंड हाई टेम्परेचर जैसे कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है उसमें भी अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। वो उनकी टेम्परेचर बियरेंस बहुत ज़्यादा होती है। वो कहीं पे भी रह सकते हैं फ्रेंड्स, वो एयर में रह सकते हैं, वो वाटर में रह सकते हैं, वो किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। सम लिव ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बॉडी एनिमल की बॉडीज़ पे प्रेजेंट होते हैं। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंडिपेंडेंटली ग्रो करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने पीने के लिए, वो पैरासाइट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और हमारा क्या रिश्ता है दोस्तों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये या तो बेनिफिशियल होते हैं, यानी कि ये हमारे लिए बहुत ही काम के होते हैं। जैसे कि यीस्ट है वो हमारे ब्रेड या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है, एंड दे आर हार्मफुल। हार्मफुल मीन्स दे मे कॉज सम डिजीजेस। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वो बैक्टीरिया है जो कि मलेरिया कॉज करता है, एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस दैट कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस। बेनिफिशियरी यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या फ़ायदे हैं आए देखते हैं। सबसे पहले हाउस होल्ड में, हमारे घरों में जो इसका इस्तेमाल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा दोस्तों, रात को मम्मा दही जमाती है, तो दही में जमाने के लिए क्या करते हैं मम्मा, दूध में थोड़ा सा दही का खट्टा डाल देते हैं। उस खट्टे में क्या होता है, उसमें प्रेजेंट होता है एक बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। सो लैक्टोबैसिलस इज यूज्ड इन मेकिंग कर्ड। नेक्स्ट आता है दोस्तों यीस्ट। यीस्ट इस्तेमाल होता है इडली के आटे में, डोसे के आटे में। आपने जो छोले भटूरे खाए होंगे, आई एम श्योर बहुत लोगों ने छोले भटूरे खाए होंगे, बहुत लोगों के फेवरेट भी होंगे। तो वो जो छोले भटूरे का आटा होता है ना, वो भी, उसमें भी हम यीस्ट डालते हैं। यीस्ट क्या करता है, इस आटे को थोड़ा सा राइज कर देता है, थोड़ा सा फ्लफी बना देता है। यीस्ट इज ऑल्सो यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट्स। यीस्ट बेकरी प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल होता है। ऐसा क्यों होता है कि बेकरी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है? बिकॉज जब हम इसे ऐड करते हैं आटे में, तो वहाँ जाके क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है रैपिडली। ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है, और जिससे कि जब ये मल्टीप्लाई करता है, गैस रिलीज होती है जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो गैस रिलीज होती है, ये क्या करते हैं, आटे के अंदर बबल्स बना देते हैं। आटे के अंदर जब बबल्स बन जाते हैं तो क्या होता है, आटा राइज कर जाता है और फ्लफी फ्लफी आटा बन जाता है। सो ये बेकरी प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कमर्शियल यूज़। कमर्शियल मीन्स बहुत ही लार्ज स्केल पे यूज़ होना इंडस्ट्रीज़ में। सो यीस्ट यूज़ होता है लार्ज स्केल पे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। सो यीस्ट एक एनारोबिक बैक्टीरिया है जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। सो थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ये क्या करता है, जो शुगर्स प्रेजेंट होती हैं फ्रूट जूसेस में, उनको कन्वर्ट कर देता है ये अल्कोहल में। सो yeast is used in production of alcohol, wine and vinegar by the process of fermentation. Medicinal use.
फ्रेंड्स, दे आर यूज्ड इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि एंटीबायोटिक्स में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ये सारी फ्रेंड्स क्या है, ये एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक में क्या होते हैं, हम लिविंग बैक्टीरियाज डाल देते हैं। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक वो क्या कौन सी थी, वो थी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक फंगस है जो कि एंटीबायोटिक की तरह इस्तेमाल हुई थी फर्स्ट। तो ये कहाँ पे, ये किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, किसने इसको इन्वेंट किया था, ये इन्वेंट किया था फ्रेंड्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 के अंदर। उन्होंने क्या किया था, वो एक्चुअली कल्चर कर रहे थे किसी और बैक्टीरिया के ऊपर, वो स्टडी कर रहे थे डिजीज कोजिंग। तो उन्होंने वहाँ देखा कि एक फंगस है जो कि ग्रो कर रही है, हरे हरे माउल्ड्स प्रेजेंट है, स्पोर्स प्रेजेंट हैं, और वो जो है वो उस डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंटीबायोटिक की जो इन्वेंशन थी वो एक्सीडेंटली हुई थी, जिसे हम सेरेंडिपिटी भी कहते हैं, एक्सीडेंटली हुई थी, वो थी पेनिसिलिन की, और जो कि की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में 1928 में। नेक्स्ट आता है वैक्सीन्स। बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वैक्सीन्स का काम करते हैं। मेनली इनमें आता है वायरस। तो इनमें क्या करते हैं हम, जो डेड वायरस होते हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है जो फ्रेंड्स, वो हम निकाल लेते हैं, जिससे कि वो डेड होता है और वो होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। वो जो डेड वायरस होते हैं वो हम इंजेक्ट करते हैं बच्चों के अंदर या पर्सन्स के अंदर। फिर वहाँ जाके क्या करता है, ये हमारी बॉडीज में एंटी बॉडीज बनाता है, बिकॉज वायरस जो है वो एंटीजन का काम करता है, और इसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडीज इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी क्या करता है कि ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी में रहती है, और जब भी ये वायरस हमारी बॉडी को दोबारा अटैक करता है तो हमारी बॉडी हमारा इम्यून सिस्टम रिमेंबर करता है कि ये पहले भी हमारी बॉडी में आ चुका है, और वो जो एंटीबॉडी पहले बनी थी वो रिलीज हो जाती हैं और वो किल कर देती हैं डिजीज कोजिंग वायरसेस को। वैक्सीनेशन आर गिवन टू किड्स। वैक्सीनेशन मेनली आपने देखा होगा, वैक्सीनेशन ड्राइव चलती है, पोलियो की, रुबेला, मीजल्स, इन सब की वैक्सीन दी जाती है बच्चों को। छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारे इंजेक्शन लगते हैं, हेपेटाइटिस के लगते हैं, एचपीवी के लगते हैं। ये सारे वैक्सीनेशन क्या होते हैं, ये डेड वायरस होते हैं। आजकल एक और वैक्सीन आ रही है दोस्तों, आप सबने देखी होगी, कोविड-19 की वैक्सीन। उसमें भी क्या है, वो डेड वायरस हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जो कि इम्यूनिटी को हमारी स्ट्रांग बनाते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं। जब कभी भी वायरस हमारी इम्यूनिटी में अटैक करता है या हमारी बॉडी में अटैक करता है तो क्या होता है कि एंटीबॉडीज बन के वो उन्हें फिनिश कर देती है, वो उन्हें किल कर देती है। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फ्रेंड्स, वो सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल है हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, किनके, प्लांट्स के, लेग्यूमिनस प्लांट्स के। दोस्तों मेरी पिछली वीडियो में मैंने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में बताया था, ये रूट्स में प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स की, और ये क्या करते हैं, ये वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, और क्या करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जिससे कि प्लांट इसे नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब कर ले और उससे अपना खाना बनाए। ये मेनली लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जैसे डेड और डिके मैटर होता है, या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे कि छिलके हो गए फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, ये सबको डिकम्पोज करके उसे मेन्योर बना देता है, जो कि इन टर्न हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको बढ़ाता है। नेक्स्ट इज क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ये दोस्तों ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने में मदद करते हैं। जैसे कि जो डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर है वो एज इट इज नहीं रहता, वो डिके करते हैं। कौन डिकम्पोज करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उनके जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब ये सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये एक्ट करता है कैसे, मैन्योर की तरह प्लांट्स के लिए, जो कि एनवायरनमेंट को क्लीन भी करता है और इवन सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ा देता है। फ्रेंड्स, अब तक हमने पढ़ा था बेनिफिशियरी यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। जो हमारी नाइट्रोजन गैस होती है ये हवा में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, अप्रोक्सीमेटली 78%, और बाकी जो होती है उसमें आती है, डोमिनेट करती है ऑक्सीजन, एंड देन अदर गैसेस आर
दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस दैट आर प्रेजेंट इन आवर एयर। उसके बाद क्या होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम क्या करते हैं, इनको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पाते, इस नाइट्रोजन गैस को हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ता है ऐसी फॉर्म में जिसे हम कंज्यूम कर सकें। सो इस यहाँ सबसे पहले एक्ट करती है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या, कौन से बैक्टीरिया होते हैं, जो रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के। तो जब ये लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को किसके अंदर, नाइट्रेट्स के अंदर, और ये नाइट्रेट्स कन्वर्ट होते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से, और ये जो नाइट्रेट है ये प्लांट्स लेते हैं और अपना फूड बनाते हैं, जो कि फूड हम खाते हैं, ह्यूमंस खाते हैं और एनिमल्स खाते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, उसके बाद आपने देखा होगा इस हिसाब से तो नाइट्रोजन गैस जो है एयर में मतलब कम हो जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। नाइट्रोजन गैस की जो अमाउंट है एयर के अंदर वो कांस्टेंट है, वो स्टेबल है, यानी कि 78% ही रहती है। वो क्यों रहती है, जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है उसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करने का मतलब उसको जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंस में बनाते हैं, और वो जो नाइट्रोजन होती है उसको वो कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इनटू नाइट्रोजन, जिससे कि नाइट्रोजन जो हवा में प्रेजेंट होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो फ्रेंड्स ये था नाइट्रोजन साइकिल। एंड नेक्स्ट इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल, जैसे कि दोस्तों बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियरी हैं, वैसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि हमें डिजीज कोज करते हैं। ये डिजीज जो होती है ये थ्रू एयर, वाटर या फिर कंटेमिनेटेड फूड से भी हो सकती है। जो कंटेमिनेटेड फूड होता है उसके अंदर दोस्तों इनके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, और जैसे इनको मॉइस्चर मिलता है ये रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, और वो उस फूड को जब रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसमें टॉक्सिन्स रिलीज कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है वो फूड खराब हो जाता है, और जब हम उसे कंज्यूम करते हैं हमें डिजीजेज हो जाती हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिकेबल डिजीज। दोस्तों वो डिजीज जो कि एक हेल्दी पर्सन में होती है थ्रू द कंटैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, जबकि किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन जो होता है कंटेक्ट में आ जाता है और जो डिजीज हो जाती है उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। एग्जांपल है प्लेग, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड कोविड-19। कोविड-19 दोस्तों आप सबने देखा होगा खांसने से, छींकने से फैल रहा था। तो क्या होता है जब हम खांसते हैं, छींकते हैं तो हमारे जो माउथ है उसके उससे क्या होता है बहुत सारी टाइनी ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो फर्श पे गिरती हैं, वो हवा में फैल जाती हैं। तो वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें कोविड कोरोना वायरस होता है, जो कि जो जब कोई सामने वाला पर्सन होता है जब वो इनहेल करता है उस गैस को तो क्या हो जाता है वो भी बीमार, इन्फेक्टेड हो जाता है। कब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दोस्तों वो इंसेक्ट्स और एनिमल्स के अंदर रहते हैं, और वो एज अ जो इंसेक्ट्स और एनिमल हैं वो उन्हें हम कैरियर कहते हैं, वो एक कैरियर का काम करते हैं। वो उनके अंदर डिजीज नहीं कोज करते, बजाय कि वो जब किसी ह्यूमन के ऊपर बैठते हैं या किसी और इंसेक्ट के ऊपर बैठते हैं तो वो उसे डिजीज कोज करते हैं। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया। प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया जो होता है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, पर जब फर्स्ट टाइम ये एनोफिलीज मॉस्किटो हमें बाइट करती है ह्यूमंस को, तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये इंजेक्ट कर देती है हमारे बॉडी में, ब्लड में। पर ये जो फर्स्ट टाइम जब हमें इंजेक्ट करती है तब फ्रेंड्स हमें मलेरिया नहीं होता है हमारी बॉडी में। उस टाइम वो क्या करते हैं, वो अपना ए सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करती हैं, बजाय कि जो सेक्सुअल साइकिल होती है इनकी रिप्रोडक्शन की वो होती है एनोफिलीज मॉस्किटो के बॉडी के अंदर। जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो हमें सेकंड टाइम बाइट करती है और जब प्लाज्मोडियम की सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट हो जाती है तब हमें ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट करती है दोस्तों, इस टाइम हमें मलेरिया हो जाता है। नेक्स्ट इज एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स इज डिजीज जिसके अंदर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है, हमारी बॉडी इन्फेक्शन को रेजिस्ट नहीं कर पाती है, उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है, तब हमें एंथ्रेक्स मतलब ह्यूमंस को एंथ्रेक्स हो जाता है। ये होता है ह्यूमंस एंड कैटल्स के अंदर बाय बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज मैनी डिजीज इन प्लांट्स टू। बहुत सारे एनिमल्स के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्लांट्स में भी डिजीज करते हैं। एग्जाम्पल है येलो मोजेक इन ओकरा। येलो वेन मोजेक डिजीज होती है, ये ओकरा में होती है। इससे क्या होता है ये जो लीव्स हैं उनको खराब कर देते हैं ये वायरस। एंड नेक्स्ट इज वाइट रस्ट इन व्हीट। इसमें ये फंगल डिजीज है और ये भी
जो होती है वीट की फसल को ख़राब करता है। सो तो फ्रेंड्स, हम अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम फंजीसाइड्स या पेस्टिसाइड्स हम यूज़ कर सकते हैं टू ट्रीट दीज डिजीजेज। नेक्स्ट इज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग जनरली होती है फ्रेंड्स जब हम कंटेमिनेटेड फूड कंज्यूम करते हैं। जब कंटेमिनेटेड फूड होता है उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, हमारे फूड में जब वो रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जब वो डिवाइड कर रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, वो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, हमारे फूड को पॉइजनस बना देते हैं। जब ये फूड पॉइजनस फूड को हम कंज्यूम करते हैं तब हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है और इसके सिम्टम्स होते हैं लूज मोशन एंड वॉमिटिंग। Next is preservation of food. Preservation of food means प्रोटेक्टिंग ऑफ फूड फ्रॉम बीइंग कंटेमिनेटेड। हम अपने फूड को कैसे कैसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं, जो तरीका होता है फूड को प्रोटेक्ट करने का फ्रॉम बीइंग कंटेमिनेटेड, उसे हम प्रिजर्वेशन ऑफ फूड कहते हैं। देयर आर वेरियस मेथड टू प्रिजर्व आवर फूड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने देखा होगा हम कभी भी अचार डालते हैं, हमारी दादी नानी अचार डालती हैं, तो उसमें सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो ऑयल डालते हैं। ऑयल क्या करता है, ऑयल एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है पिकल्स में। कुछ जो हमारी दादी नानी विनेगर भी डालती हैं, वो भी पिकल्स में क्या करते हैं, एक प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। नेक्स्ट प्रिजर्वेटिव इज कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट भी क्या है, ये एक प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। सो दोस्तों, ये कॉमन सोल्ट, ऑयल और विनेगर क्या करते हैं, ये जो है स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ फूड के अंदर। जो कॉमन सॉल्ट है वो भी क्या कहते हैं, पिकल्स के साथ साथ वो प्रिजर्व करने में काम आते हैं, मीट को, फिश को एंड सम फ्रूट्स को। आपने देखा होगा जब भी कुछ फ्रूट्स होते हैं उनको जैसे कच्ची आमी होगी, उसको क्या करते हैं हमारी दादी नानी, उसके ऊपर नमक छिड़क के उसको धूप में सुखा लेती हैं। उससे क्या होता है कि जो कॉमन सॉल्ट होता है, जो नमक होता है, वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उस पे ग्रोथ नहीं करने देता। किस पे, मैंगोज के ऊपर, हमारी जो कच्ची आमी होती है उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने नहीं देता सॉल्ट। नेक्स्ट इज शुगर। शुगर क्या है, शुगर इज ऑल्सो एक्ट एज प्रिजर्वेटिव। ये प्रिजर्वेटिव का काम करती है किसमें, जैम, जेली एंड स्क्वैश। स्क्वैश के अंदर ये प्रिजर्वेटिव का काम करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करती है, स्टॉप कर देती है। नेक्स्ट इज पेस्चराइजेशन। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो मार्केट में दूध की थैलियाँ आती हैं उसमें लिखा होता है पेस्चराइज्ड मिल्क। सो ये पेस्चराइज्ड क्या होता है, इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो मिल्क होता है इसको 70 डिग्री सेल्सियस तक हम गर्म करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। एंड जब ये 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है, उसमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस टेम्परेचर के आगे ग्रो नहीं कर पाते, उसको फिर हम उस मिल्क को ठंडा कर देते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड पेस्चराइजेशन। तो ये पेस्चराइज्ड मिल्क जो होता है इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता एंड ये मिल्क को काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व करने में काम आता है। नेक्स्ट इज कोल्ड ट्रीटमेंट्स। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, बहुत सारे इलाके में जो होता है फूड को हम प्रिजर्व करते हैं कोल्ड ट्रीटमेंट के थ्रू। वी यूज रेफ्रिजरेटर। आपने अपने घर में भी देखा होगा कि बहुत खाना हम जब बच जाता है हम उसे फ्रिज में डालते हैं। फ्रिज में क्या होता है, फ्रिज में टेम्परेचर लो होने की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं कर पाते, और जो ये है ये ट्रीटमेंट भी एज अ प्रिजर्वेटिव काम करती है हमारे फूड के अंदर। फ्रेंड्स, ये था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब आपको पता चल गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड्स हैं या फिर हमारे एनिमी हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।